IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। विश्व की जलवायु, यहाँ से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विश्व की जलवायु को समझना बहुत जरूरी है। और विश्व की जलवायु को बिल्कुल हम मैप के थ्रू समझेंगे, तभी हमें जो है अच्छे से ये याद हो पाएगा। अब आज हम लोग जो है विश्व की जलवायु में विषुवत रेखीय जलवायु को देखेंगे। याद रखिएगा, अलग अलग जलवायु को अलग अलग तरीके से हम बिल्कुल समझाएंगे, मैप के थ्रू समझाएंगे। उसकी विशेषता क्या है, वहाँ मौसम कैसा होता है, वहाँ की जलवायु कैसी होती है, वहाँ तापमान कैसा होता है, हम सब यहाँ डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको मिले। और ये बहुत महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है, बहुत जल्दी जो है इसको जो है अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ जो है इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विषुवत रेखीय जलवायु को। तो विषुवत रेखीय जलवायु को हम बिल्कुल अलग अलग पॉइंट में समझेंगे, तभी हमें बिल्कुल ये याद होगा। पहला आपका है अक्षांशीय विस्तार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषुवत रेखीय जलवायु जो आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, जो अगर देखा जाए तो इसका याद रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अक्षांशीय विस्तार कितना होता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वाक्य बना करके, सेंटेंस बना करके। तो आप जरा इस मैप के माध्यम से देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो विषुवत रेखीय जो जलवायु हो, याद रखिएगा, वो 0 डिग्री विषुवत रेखा से लेकर के आपका जो है 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में। तो याद रखना, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है और तापमान अधिक होने की वजह से इस क्षेत्र में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो याद रखना, विषुवत रेखा के आसपास है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विषुवत रेखीय जलवायु। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विषुवत रेखीय जलवायु का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, अब आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश के बीच में कौन जलवायु पाई जाती है, याद रखना आपका जो है विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आए तो अब गलत ना होने पाए आपका। तो याद रखना, हमें जलवायु के प्रदेश के बारे में समझने के लिए हमें जलवायु को मैप के माध्यम से विस्तार से और अलग अलग पॉइंट में समझना होता है, तभी हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। क्योंकि जलवायु एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश लोगों के गलत होते हैं, क्योंकि ना तो उनको क्षेत्र के बारे में पता होता है, ना उसकी विशेषता पता होता है, ना उसका जो है तापमान कितना ये पता होता है, ना वहाँ कौन सी वर्षा होती ये पता होता है। जब ये सब नहीं पता होगा तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अब आपसे पूछा जाए विषुवत रेखीय जलवायु का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। याद रखना 10 डिग्री, ठीक है, 0 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ के बीच में याद रखिएगा विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 0 डिग्री से 5 डिग्री याद रखना नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ पर हवाएं जो है क्षैतिज नहीं बहती, क्योंकि हवाएं ऊपर आकर के उठ जाती हैं। इसीलिए याद रखना इस क्षेत्र को डोल ड्रम क्षेत्र भी कहते हैं। तो आज अगर पूछा जाए कि डोल ड्रम क्षेत्र कहाँ होता है, तो याद रखना डोल ड्रम जो क्षेत्र है, याद रखना 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में, अर्थात पूरे पृथ्वी पर 10 डिग्री जो है आपका याद रखिएगा अक्षांश अगर देखा जाए तो उसके बीच में डोल ड्रम क्षेत्र पाया जाता है, जहां पर हवाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं, तो वहां पर क्षैतिज हवाएं नहीं बहती हैं, इसलिए वहां ऑक्सीजन की कमी भी पाई जाती है। तो डोल ड्रम क्षेत्र कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा 0 डिग्री से लेकर के आपका 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ के बीच में। लेकिन विषुवत रेखीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा 10 से लेकर के 10 नॉर्थ 10 साउथ के बीच में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं तापमान और वर्षा। याद रखना विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान कितना होता है और वर्षा, और तापमान वर्षा ही किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जो है महाद्वीप की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो जलवायु का निर्धारण याद रखिएगा 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका ऊंचाई के आधार पर, एक होता है अक्षांश के आधार पर, ठीक है, एक होता है आपका तापमान के आधार पर, एक होता है आपका वर्षा के आधार पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तापमान कितना होता है, तो बताना होगा इस अक्षांशीय विस्तार क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष भर जो है सीधे पड़ती हैं। तो याद रखना पृथ्वी पर याद रखना वर्ष भर सीधे किरणें कहाँ पड़ती हैं, बिल्कुल विषुवत रेखीय क्षेत्र में। तो यहाँ तापमान क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ तापमान वर्ष भर उच्च बना रहता है। याद रखना अब यही सेंटेंस पूछा जाएगा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान जो है पूरे वर्ष उच्च बना रहता है या निम्न बना रहता है, घटता बढ़ता है, ऐसे ही सेंटेंस पूछा जाएगा। तो चूंकि यहाँ सूर्य किरणें हमेशा पड़ती हैं, इसलिए वर्ष भर यहाँ उच्च तापमान बना रहता है।
इस क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? एक होता है आपका दिन का तापमान, एक होता है वार्षिक। तो वार्षिक तापमान कितना होता है? 20 से 30 से जो है सेल्सियस रहता है। याद रखना यहाँ पे तापांतर बहुत कम पाया जाता है। कैसे? तापांतर किसे कहते हैं? यानी तापमान के अंतर को कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें दिन का तापमान, अगर मान लो विषुवत रेखा के क्षेत्र में दिन का तापमान अगर देखा जाए तो मान लो कि 35 डिग्री है, ठीक है। और जो है रात का तापमान देखा जाए तो रात का तापमान पता चला कि जो है कितना डिग्री है, तो वो पता चला कि जो है आपका 20 डिग्री है। तो अंतर कितना आया? 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री क्या हो गया? ये तापांतर हो गया। तो 15 डिग्री का तापांतर की बात करेंगे तो याद रखना जिन क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ तापांतर ज़्यादा होता है। लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र में जब उच्च तापमान बना रहता है, मतलब यहाँ पर ठंडी बहुत कम पड़ती है, इसलिए यहाँ तापांतर बहुत कम पाया जाता है। तो तापांतर का मतलब होता है वह जो है ठंडे और गर्म तापमान में अंतर। तो यहाँ जब उच्च तापमान बना रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ तापांतर बहुत कम पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। तो यहाँ तापांतर सबसे कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे तापमान उच्च हमेशा पूरे वर्ष बना रहता है। और अगर पूछा जाए औसत वार्षिक तापमान विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कितना है तो बताएंगे 20 से लेकर 30 जो है सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्षा की। तो याद रखना वर्षा जो है अगर देखा जाए तो पूरे पृथ्वी पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। और इसका वीडियो मैंने वर्षा के कितने प्रकार होते हैं मैंने पहले ही बना दिया है 3D के माध्यम से। ये जा करके आप प्लेलिस्ट में देख करके इसको देख लीजिएगा। 3D प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है, 3D एनिमेशन प्लेलिस्ट का नाम है। उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, मानसून के बारे में, विश्व के जलवायु के बारे में, जलधारा के बारे में, एल नीनो किसे कहते हैं, सबको मैंने 3D मैप बनाया है। तो आप जाके देखेंगे वर्षा के 3 प्रकार मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा, तो उससे पहले अगर बात करते हैं तो विश्व में वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक वर्षा होती है संवहनीय प्रकार की वर्षा, एक हो गया। एक होता है चक्रवातीय वर्षा और एक होता है आपका पर्वतीय वर्षा। तो याद रखना विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अगर पूछा जाए कौन सी वर्षा होती, जाके देखिएगा पेपर में लगभग 20 बार क्वेश्चन आया हुआ है, संवहनीय वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा होती कैसे है तो याद रखिएगा, मान लीजिए आपका ये धरातल का क्षेत्र है, तो जब आपको पता होगा, मैंने अभी बताया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। तो तापमान का मतलब यहाँ हो गया कि यहाँ पे जो है वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सीधी जब पड़ती हैं सूर्य की किरणें तो यहाँ के जलीय क्षेत्र का जो है जल्दी से गर्म हो जाता है और वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। और जब वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो पूरे दिन सुबह के 10 बजे से लेकर के और जो है रात क्या कहते हैं दिन में 2 बजे तक यहाँ वाष्पीकरण तेजी से होता है। तो जब वाष्पीकरण तेजी से होगा तो यहाँ घने बादल बन जाते हैं ठीक इसके ऊपर। और जब ठीक इसके ऊपर घने बादल बन जाते हैं तो 3 बजे से लेकर के और 5 बजे के डेली 3 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच में शाम को जो है यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है। और ऐसी मूसलाधार घनघोर वर्षा होती है इसी क्षेत्र में, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो जहाँ पे वाष्पीकरण होकर के बादल बने और फिर वहीं पर वर्षा हो जाए शाम होते होते, उस ऐसी वर्षा को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। और यह मूसलाधार वर्षा होती है, कम समय में अधिक बारिश होती है। किस क्षेत्र में तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो अब जो है क्विक आईएएस के बच्चों के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जो ये वीडियो देखेगा संवहनीय वर्षा होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और कम समय में अधिक वर्षा होती है अर्थात मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अगर लिखा हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है, हर एक लाइन में हमें यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो चूंकि इस क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है। जाहिर सी बात है कि जब तापमान जितना ज़्यादा होगा उतना ही वाष्पीकरण होगा, ठीक है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। अतः यहाँ वर्ष भर मूसलाधार वर्षा और संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, मैंने भी बताया, चक्रवातीय, पर्वतीय और संवहनीय। तो यहाँ संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, ये बात याद रखना। और संवहनीय वर्षा कैसे होती है मैंने मैप से बता दिया है। और मूसलाधार वर्षा होती है, कम समय में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत जो है कितना है, 150 से लेकर के और 250 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर क्या होती है, औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो एक होता है औसत वार्षिक वर्षा पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कितने प्रकार की वर्षा होती है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाएगा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर एक क्वेश्चन बन गया। किस प्रकार की वर्षा होती है, संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। वर्षा कैसे होती है, तो कम समय में मूसलाधार वर्षा होती है।
यहाँ वर्षा अधिक क्यों होती है, तो बताया जाएगा कि यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, इस वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में इस क्षेत्र में वर्षा बहुत घनघोर वर्षा होती है और कम समय में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और जहाँ अधिक वर्षा होगी, अधिक तापमान होगा, तो वहाँ जाहिर सी बात है पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, इसीलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, ये भी हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है संवहनीय वर्षा, मैंने आपको जो बताया था वही यहाँ पे नोट करके मैंने बता दिया है कि संवहनीय वर्षा वर्ष और आर्द्र हवाओं के जो है वर्षा गर्म और आर्द्र हवाओं के ऊपर उठने से होती है। मैंने बताया था ऊपर उठने से होती है, अर्थात दिन में अधिक तापमान के कारण धरातल गर्म हो जाता है और वायु जो है गर्म होकर के हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और ऊपर उठने के कारण यह शीघ्र ही जो है संतृप्त हो जाती है, मतलब उसमें जो है पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, और दोपहर के बाद यह घनघोर वर्षा करती है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था उसी चीज़ को यहाँ पर ये एक सेंटेंस के माध्यम से मैंने नोट करके ये भी बता दिया है कि आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो कि संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं और वर्षा कितने प्रकार की होती है, इसको जानना बहुत जरूरी, तो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब बात करते हैं विषुवत रेखीय जलवायु का क्षेत्र बात करेंगे। हम हर चीज़ को अलग अलग करके बताएंगे और पूरे विश्व की जलवायु को बताएंगे अलग अलग वीडियो में, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो याद रखना, अगर विषुवत रेखीय जलवायु की बात किया जाए तो विषुवत रेखीय जलवायु का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका इक्वेटर ये आप देख रहे हैं, तो इक्वेटर के आप देख सकते हैं, इक्वेटर के मैंने अभी बताया था कि इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में जो है कौन जलवायु पाई जाती है, तो विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि विषुवत रेखीय जलवायु जो है वर्ष क्षेत्र कौन है, तो आप बताएंगे जो है मैंने जो आपको मैप से बताया 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच में, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। जब विषुवत रेखीय जलवायु का क्षेत्र यही है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। अब ये अगर पूछा जाए कि विषुवत रेखीय जो जलवायु है कितने महाद्वीपों में पाई जाती है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कई लोग गलत हो जाएंगे। तो याद रखना, विषुवत रेखीय जलवायु 3 महाद्वीपों में पाई जाती है। कौन कौन से 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। पहला आपका है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। दूसरा जो आपका क्षेत्र है आपका वो अफ्रीका, और तीसरा आपका एशिया। यही 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन अभी पूछ दिया जाए कि विषुवत रेखीय जलवायु कितने महाद्वीपों में पाई जाती है, उन महाद्वीपों के नाम बताइए या कौन सा महाद्वीप इसमें नहीं होगा, तो अधिकांश लोगों को बुखार चढ़ जाएगा कि अब ये कैसे क्वेश्चन हम याद करें। तो जब तक हमें मैप नहीं पता होगा, हमें जो है उसके बारे में नहीं पता होगा, हमें उसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। एक बार रट के तो मान लो हम तुक्का लगा के सही कर देंगे, लेकिन अगर हम बार बार इसको अगर पेपर में आता है तब क्या करना पड़ेगा, तो हमें डिटेल में एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि आपको हर चीज़ को बहुत विध्वस्त तरीके से बताया जाए कि जो आपको ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, तो 3 महाद्वीपों में ये जलवायु पाई जाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन महाद्वीप है और वो देश का नाम क्या है, तथा दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में याद रखिएगा जो आपका क्या कहते हैं बेसिन, कौन सा क्षेत्र है, तो अमेजन बेसिन। आप अमेजन बेसिन को देख सकते हैं, तो अमेजन बेसिन के क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। तो अमेजन बेसिन में कई देश आते हैं, जैसे आपका कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, सूरीनाम, उत्तरी ब्राज़ील और फ्रेंच जो है गुआना। इतने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये कौन जलवायु पाई जाती है, तो याद रखना विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इक्वाडोर में कौन जलवायु पाई जा सकती है जो है, या फिर देश लेकर के जो आपका इक्वाडोर में, पेरू में, वेनेजुएला में, आपका जो है कोलंबिया में, इन सब देशों में कौन जलवायु पाई जाती है, तो याद रखना आपका जो है विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन गलत आपका ना होने पाए, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। दूसरा आपका है अफ्रीका में। अब अफ्रीका का भी आप मैप देख सकते हैं, तो अफ्रीका के मैप आप देखेंगे तो अफ्रीका में भी आपको देशों के नाम दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। तो अब देख गैबन, कांगो, युगांडा, इथोपिया, सोमालिया और केनिया। तो जिन क्षेत्रों से विषुवत रेखा गुजरती है उन क्षेत्रों में याद रखना कौन जलवायु पाई जाती है, तो याद रखना आपका जो है विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। अब कांगो बेसिन, आपने सुना होगा कि कांगो बेसिन में सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है पिग्मी जनजाति पाई जाती है। पिग्मी जनजाति अपने घर कहाँ बनाती है, पेड़ पे बनाती है। जरा आप देखिएगा पेड़ पे घर बनाते हुए इनको दिखाया गया। ये पेड़ पे घर क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक घनघोर वर्षा होती है, और वर्षा अधिक होने को जल भराव हो जाता है जंगल में, और जल भराव होने की वजह से वहाँ पर जो है डेंगू और मलेरिया की जो है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो वो मच्छर को काटने से आप बहुत खतरनाक जीव पाए जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं,
तो यहाँ के लोग अपने जो है शरीर पर मिट्टी का लेप लगा लेते हैं, और जब मिट्टी का लेप लगा लेते हैं तो मच्छर के काटने से उस शरीर तक उनका डंक नहीं पहुँच पाते हैं, चमड़े तक, तो सुरक्षित बचे रहते हैं। और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए, और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए, जो खतरनाक सांपों से बचने के लिए ये लोग अपने घर कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पे बनाते हैं। तो पिग्मी जनजाति कांगो क्षेत्र में पाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। युगांडा, इथोपिया, सोमालिया, इन क्षेत्रों के लोग देखा होगा जो है ये सांवले होते हैं, बिल्कुल काले होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, इस वजह से काले हो जाते हैं। ठीक है, अब कितना भी फेयर लवली लगाएंगे तो गोरे तो होंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, एशिया की बात कर ले। अब एशिया महाद्वीप पे कौन कौन देश हैं जहाँ पे विषुवत-रेखीय जलवायु पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके बाद आपका बुरनोई में ये जलवायु पाई जाती है। पपुआ न्यू गिनी में जलवायु पाई जाती है। मालदीव में जलवायु पाई जाती है। श्रीलंका में जलवायु पाई जाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका 3 ऐसे महाद्वीप हैं जहाँ विषुवत-रेखीय जलवायु पाई जाती है। अब बात करते हैं वनस्पतियों की। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी मतलब वनस्पतियां किस प्रकार की पाई जाती हैं? तो तापमान, याद रखिएगा, जहाँ पे तापमान अधिक होगा, जहाँ पे वर्षा अधिक होगी, वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो लिखा है विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इन वनों को सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे वर्ष नमी की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता के कारण ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। इन वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्हें हम वर्षा वन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा वन किसे कहते हैं, तो याद रखना वर्षा वन विषुवत-रेखीय जलवायु के प्रदेश के क्षेत्र को वर्षा वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से वर्षा पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन वनों में पूरे वर्ष उच्च वर्षा होती है, तो उच्च वर्षा होने की वजह से इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कथन कांड के अगर क्वेश्चन आ जाए तो कथन में ये दे दिया जाए, जैसे कथन में ये दे दिया जाए कि इन वनों जो है विषुवत-रेखीय के बारे में देखा जाए, और कथन हो कि इन वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। दूसरा जो है ये कथन हो गया, कारण आ जाए क्योंकि इन वनों में पूरे वर्ष उच्च वर्षा होती है, तो कथन कारण दोनों सही हो गया और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, तभी जा करके हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अन्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो विषुवत-रेखीय क्षेत्रों की अन्य विशेषताओं में सबसे पहला आपका है यहाँ पे सदाबहार वन या फिर वर्षा वनों का सबसे अधिक विस्तार ब्राजील और इंडोनेशिया में देखा जाता है। तो याद रखना, अगर सदाबहार वन देखा जाए, वर्षा वन, तो उन सब देशों में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील में और आपका इंडोनेशिया में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा, ब्राजील में इन वनों को स्थानीय भाषा में सेल्वास कहते हैं। तो ब्राजील में जो आपका अमेजन बेसिन है, आप देख सकते हैं अमेजन बेसिन को मैंने यहाँ दिखाया था, और अमेजन बेसिन को याद रखना, उस वन को क्या कहते हैं? सेल्वास कहा जाता है। आप अमेजन बेसिन का मैप पे देख सकते हैं, वहाँ पे सेल्वास लिखा है साफ साफ से। तो याद रखकर पूछा जाए कि जो है ब्राजील में जो है विषुवत-रेखीय वन को या वर्षा वन को किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम सेल्वास कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी, याद है, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखना ब्राजील में अमेजन बेसिन आपका जो है किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? तो विषुवत-रेखीय प्रदेश का क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। और कांगो बेसिन भी उसी का क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा विषुवत-रेखीय सदाबहार वनों में पौधों की एक जो है अनूठी व्यवस्था है। यहाँ सबसे ऊंचे पेड़ लगभग 150 मीटर के हैं। सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए इनके शीर्ष भाग पर जो है विस्तृत शाखाएं होती हैं, लेकिन इनके तने जो है संकीर्ण होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, आप देख सकते हैं, जरा इस जो है मैप को देखिएगा, पेड़ जो होते हैं यहाँ विषुवत-रेखीय जो वनों के पेड़ होते हैं, ये बहुत घने होते हैं और ये कई अलग अलग लेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, और इतने घने होते हैं कि सूर्य रोशनी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, क्योंकि सदाबहार और घने होते हैं। तो घने जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विषुवत-रेखीय जलवायु में पाए जाते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो है इन विषुवतीय सदाबहार वनों में लंबे पेड़ के अतिरिक्त छोटे पेड़ भी होते हैं। छोटे पेड़ सूर्य की कम रोशनी प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, इसके अलावा इन पेड़ों के निम्नतम स्तर पृथ्वी की सतह पर झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ आदि मिलती हैं, जो सूर्य के प्रकाश की कम मात्रा प्राप्त होने के कारण ही जीवित रहती हैं। अगर कुछ ऐसे जो पेड़ होते हैं जिनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तो वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उसी जलवायु की वो फले फूलते हैं। या वन सघन होते हैं, जिसके कारण सूर्य की रोशनी स्थल तक पहुंचने में विफल रहती है। इस प्रकार इन वनों में कोई घास नहीं होती है। क्वेश्चन आइए से पूछा गया था कि किस प्रकार के वनों में स्थलों पर घास नहीं होती है, तो याद रखना विषुवत-रेखीय प्रदेशों में नहीं होती है। ऐसे छोटे छोटे जब हम चीज़ों को पकड़ते हैं तभी हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जब सूर्य रोशनी वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी, हमेशा पानी भरा रहेगा, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो घास कैसे होगी। ठीक है,
अगला आपका है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश जो है सदाबहार वनों से समृद्ध होने के कारण के बावजूद इन वनों का वाणिज्यिक दोहन बहुत सीमित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात यहाँ बताई गई है। पूछा जाता है कौन सा ऐसा वन है जिसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो आर्थिक महत्व सदाबहार वनों के नहीं होते हैं। सबसे अधिक आर्थिक महत्व किसका होता है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों का होता है, जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसको आगे अलग वीडियो में बताएंगे हम, ठीक है। तो इनका वाणिज्यिक महत्व बहुत कम होता है। आर्थिक महत्व क्यों होता है, क्योंकि इनकी लकड़ियाँ बहुत कठोर होती हैं, जो काटने में जो आसानी नहीं होती, इसलिए इनकी लकड़ियों से फर्नीचर नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात आर्थिक रूप से यह वन लाभकारी नहीं होते हैं, क्योंकि इन वनों में जो है प्रवेश नहीं होता है। यदि प्रवेश संभव भी हो जाता है तो ये पेड़ इतने कठोर होते हैं कि इनकी लकड़ियों को काट करके इन्हें लाद कर लाना संभव नहीं होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि इन वनों में कौन कौन सी लकड़ियां पाई जाती हैं, उन लकड़ियों के नाम पूछे जाते हैं। ज़्यादा याद रखिएगा, ये मैं लिस्ट दे रहा हूँ। एक आपका है महोगनी, एक आपका है आबनूस, एक आपका है रोजवुड, एक आपका है रबड़, शीशम, बांस, सिनकोना की छाल से ही जो है कुनैन की दवा बनती है, ठीक है, मलेरिया की दवा बनती है, ये भी याद रखिएगा। तो सिनकोना, बांस, शीशम, रबड़, रोजवुड, आयनवुड, जो है महोगनी, ये सब पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना ये सारे जो है विषुवत रेखीय प्रदेश के ये लकड़ियाँ होती हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों में कई आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। जरा लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन जनजाति पाई जाती है, अमेजन बेसिन में सबके नाम यहाँ लिखे गए हैं। और अफ्रीका में कौन कौन जनजाति पाई जाती है वो भी नाम लिखे गए हैं। तो अफ्रीका में पिग्मी जनजाति पाई जाती है उस क्षेत्र में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों में उच्च तापमान और आर्द्रता होने के कारण, आर्द्रता मतलब है नमी, हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होती है। आर्द्रता अधिक होने की वजह से ही पसीना हमारा नहीं सूख पाता है। आर्द्रता होने के कारण सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए आदर्श है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र जो है संक्रमणीय बीमारियों के लिए प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू की बीमारियां सबसे ज़्यादा फैलती हैं। इन देशों में सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। आप जब कभी देखा होगा कि मलेरिया और उसकी बीमारी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो यही क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र यही है। इन क्षेत्रों में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर पूछा दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश पाई जाती है और परवाल जीव में पाई जाती है। तो सबसे अधिक जैव विविधता अगर कहीं पाई जाती है पूरे पृथ्वी पर, तो याद रखना सदाबहार वन कौन से हैं, विषुवत रेखीय सदाबहार वन और परवाल जीव में पाई जाती है। तो अगर वनों में देखा जाए, जलवायु में देखा जाए प्रदेश में, तो अधिकतम जलवायु प्रदेश में कौन सी है, विषुवत रेखीय है, जहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो अक्षांश में वृद्धि के साथ कम होती जाती है। इसका मतलब क्या है, ये पृथ्वी है आपका, ये विषुवत रेखा है, और आपका ये पोल है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। याद रखना विषुवत रेखा तापमान अधिक होता है, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, तो यहाँ जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम याद रखिएगा पृथ्वी के जो है किधर की ओर जाते हैं, तो जब हम विषुवत रेखा की ओर से जो है आपका पोल की ओर जाते हैं, तो जैव विविधता में कमी होती चली जाती है। तो सबसे अधिक जैव विविधता याद रखिएगा कहाँ, विषुवत रेखा पर, सबसे कम कहाँ पाई जाती है, पोल पे। जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे दोनों गोलार्धों में, वैसे वैसे जैव विविधता कम होती चली जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला आपका है, ये क्षेत्र बड़े बागानों का भी घर है, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया में संपूर्ण विश्व का 2/3 प्राकृतिक रबड़ उत्पादन किया जाता है। तो रबड़ का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो याद रखना विषुवत रेखीय क्षेत्र में होता है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया इसलिए रबड़ उत्पादन में सबसे ज़्यादा हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो है उगाई जाने वाली अन्य प्रमुख फसलों में चाय, याद रखना चाय की फसल इसी जलवायु की फसल है, ठीक है। याद रखना विषुवत रेखीय जलवायु की फसल है कौन सी, चाय। कॉफ़ी भी इसी जलवायु की फसल है, तंबाकू भी इसी जलवायु की फसल है, कोको भी इसी जलवायु की फसल है। तो याद रखना ये सब इसी जो है जलवायु प्रदेश में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, या जहाँ पे थोड़ा सा वर्षा होती है, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से चाय कॉफ़ी की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम में गलत आप लोगों का ना होने पाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग जलवायु को हम बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।